प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आज हम समास प्रकरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्त करना या छोटा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो से अधिक शब्दों या पदों का जो मेल होता है और उस मेल के कारण जो चीज बनती है उसे समास कहते हैं। अर्थात या तो मेल हो दो या दो से अधिक शब्दों का या संयोग हो तो वो समास की स्थिति बनती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखनी है कि समास का जो विग्रह करते हैं हम, तो ये जो मेल करते हैं समासों का, उन शब्दों का, उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाया करता है। अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप उसमें होता है। तो यहाँ दो पद माने गए हैं जो जिन शब्दों का जो मेल होता है, संयोग होता है, उसमें जो पहले वाला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला शब्द होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सामासिक पद या समस्त पद वो होता है जो एकाधिक शब्दों के मेल से निर्मित होता है और उन मेल के निर्माण के कारण विभक्ति के चिन्हों का जो लोप होता है उसके कारण जो नवीन शब्द बनते हैं वही सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दो प्रकार के शब्दों का हम मेल करते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थियों समस्त पद में लेते हैं, जैसे माता पिता, ये अपना समस्त पद हुआ। अब आपको विद्यार्थियों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। यहाँ इन शब्दों के मिलने से विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया है और यहाँ हम देखेंगे कि पूर्व पद के रूप में आपसे पूछ लिया जाए तो माता यहाँ पूर्व पद है इस सामासिक पद में, समस्त पद में, और ये है उत्तर पद। और यहाँ पर जो समास का विग्रह होगा माता और पिता, तो यहाँ विद्यार्थियों विभक्तियों का लोप हो गया है, विभक्ति चिन्हों का यहाँ पर लोप हो गया है, तो ये समास की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों, समास के जो भेदों की चर्चा करते हैं, सामान्य प्रश्न आ सकता है कि समास के भेद कितने हैं। तो हिंदी में विद्यार्थियों आपको समास के जो 6 भेद हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनमें से हम 2 भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो समास का भेद हम पढ़ रहे हैं अव्ययीभाव समास, ये पढ़ने वाले हैं आज। तो यहाँ अव्ययीभाव समास जो होता है विद्यार्थियों, सबसे पहले इसकी जो पहचान है वो आपको याद होनी चाहिए। शाब्दिक अर्थों के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अव्ययीभाव, यानी कि जो शब्द अव्यय का भाव देता है वो अव्ययीभाव समास होता है। इसमें जो पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। पूर्व पद, देखिए पूर्व पद जो समस्त पद होता है, यहाँ पर जो अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो या तो अव्यय होता है, अब अविकारी, या कोई उपसर्ग होता है। ये इसकी पहचान है प्रमुख रूप से। और उत्तर पद संज्ञा हो सकता है या विशेषण हो सकता है। इस प्रकार से स्थिति बनती है। तो पूर्व पद जहां पर अव्यय शब्द हो, अर्थात जो उपसर्ग हो वो हो सकता है, और उत्तर पर जो होता है विद्यार्थियों वह संज्ञा या विशेषण हो सकता है। यहाँ देखने से पता चल रहा है शाब्दिक अर्थ से कि अव्ययीभाव समास है, इसलिए जो अव्यय शब्द होता है अर्थात जो पूर्व पद में सन्निहित होता है वही यहाँ पर प्रधान होता है। अर्थात अव्ययीभाव समास में हम कह सकते हैं कि पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात अव्यय पद यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन पूरा का पूरा जो पद होता है वो अव्यय का भाव देता है, इसीलिए समास का नाम विद्यार्थियों अव्ययीभाव समास माना जाता है। यहाँ पर शब्दों की पुनरुक्ति होती है। एक विशेषता इस समास की ये भी हो सकती है कि यहाँ शब्दों की पुनरुक्ति होती है, कोई शब्द बार बार आता है।
इस समास में इस प्रकार के जो उपसर्ग है वो दिखाई देते हैं विद्यार्थियों, जैसे यथा, प्रति, सम, आ, अनु, निर, वे, दर, भर, हर, अति, प्रति, नि, से आदि उपसर्ग या अव्यय शब्द से पहले आ जाते हैं। अर्थ होता है इनका अनुसार, तक, पूर्वक, उपरांत, भर आदि अव्यय शब्द बाद में आते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ अव्यय भाव समास के जो समस्त पद हैं और उनका जो विग्रह है वो इस प्रकार से हो सकता है। जैसे ले सकते हैं हम यथाशक्ति, तो यहाँ देखते हैं यथा शब्द आया है, अव्यय शब्द है, और जो विग्रह हुआ ये तो हुआ विद्यार्थियों आपका समस्त पद शक्ति के अनुसार या शक्ति अनुसार, अनुसार अर्थ आया है, और पहला जो शब्द है, शब्दांश है, वो अव्यय है, इसलिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यानी कि शक्ति अनुसार। और भी हैं जैसे यथा से संबंध, यथा समय, समय के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा संभव तो जैसा संभव हो, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथार्थ, अर्थ के अनुसार। देखिए यथार्थ, अर्थ के अनुसार ये होगा यथार्थ यानी कि अर्थ के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिक्षण, देखिए प्रतिक्षण, यहां पर शब्दों की पुनरुक्ति होगी, क्षण क्षण, इसका जो विग्रह होगा प्रतिक्षण का हर क्षण यानी कि क्षण क्षण। आजीवन, आजीवन, जीवन भर, यहां पर या को प्रति उपसर्ग दिख रहा है, आ उपसर्ग लग रहा है, जीवन भर। आमरण, मरण तक, मरने तक। भरपेट, पेट भरकर, भर शब्द है, निपात है अर्थात अव्यय शब्द है। आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरण तक। बेखबर, बिना खबर के। रातों रात, रात ही रात। बखूबी, खूबी के साथ, बखूबी, बखूबी विद्यार्थियों इसमें जो उर्दू का जो उपसर्ग दिखाई दे रहा है बखूबी, खूबी के अनुसार या खूबी के साथ यानी कि विशेषता के साथ, खूबी के साथ बखूबी है। साफ साफ, बिल्कुल साफ, शब्दों की पुनरावृत्ति है। साफ साफ, बिल्कुल साफ। यहां निस्संदेह, संदेह के बिना, यहां नियुपसर्ग, निस्संदेह, संदेह के साथ। तो विद्यार्थी इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व पद में या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, और जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, और पूरा जो समस्त पद है वो अव्यय का भाव देने वाला होता है। तो विद्यार्थियों सामान्य परिचय के रूप में अव्यय भाव समास इस प्रकार से होता है। प्रथम पद जो पूर्व पद होता है वो या तो अव्यय शब्द होता है या उपसर्ग होता है, और इस प्रकार से ये भाव पूरा के पूरा जो पद है वो अव्यय का भाव देता है। आगे पढ़ते हैं विद्यार्थियों, दूसरा जो समास है इनको हम विद्यार्थियों संक्षिप्त पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल संधि और समास 2 अंक का टॉपिक दिया हुआ है, अंक भार जो है वो 2 अंक है, इसलिए ऊपर से ही जो परिभाषा के रूप में है उसकी पहचान के रूप में है, या कोई सीधा सा आपसे उस संबंध में पहचान कराने के लिए आ सकता है कि कौन सा समास है, इतनी, इसलिए हम संक्षिप्तता के कारण इसको इस प्रकार से कर रहे हैं। तो अव्यय भाव समास हुआ, और जो दूसरा समास आज हम पढ़ने वाले हैं वो द्वंद्व समास होता है। देखिए विद्यार्थियों, आपने जो पौराणिक कथाएं देखी हैं, सुनी हैं, उनमें द्वंद्व शब्द आ जाता है। उसमें हुआ करते थे द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व यानी कि दो के बीच में। तो यहाँ ये माना जाता है कि आपस में जो दो के बीच जो कार्य होता है वो द्वंद्व के रूप में आता है। इसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं,
सामान्य परिभाषा के रूप में आ सकता है कि द्वंद्व समास में जो पद होते हैं पूर्व पद, और द्वंद्व समास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो उस द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। वहां हमने अव्यय भाव में देखा था, तो वहां पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब दो से लें आप, इसकी जो पहचान है, तो यहाँ दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों ही पद योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। पहले जो हमने एक उदाहरण के द्वारा जो समास समझ रहे थे, उसकी जो शाब्दिक अर्थ समझ रहे थे, उस संबंध में पढ़ा था हमने जो उदाहरण माता पिता, वही उदाहरण इस प्रकार से द्वंद्व समास का उदाहरण बनता है, क्योंकि ये जो दोनों शब्द होते हैं वो योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जब विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा, एवं आदि तक इस प्रकार से ये लगते हैं। दोनों पद समानार्थक रूप में भी हो सकते हैं, दोनों समानार्थक भी हो सकते हैं, दोनों जो शब्द हैं वो समान अर्थ देने वाले भी हो सकते हैं। एक पद सार्थक और दूसरा निरर्थक भी हो सकता है। ऐसी ऐसी ये विशेषताएं हैं इस द्वंद्व समास की कि दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक पद क्या होता है, सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि दोनों जो पद हैं वो समानार्थक हो सकते हैं। संख्यावाची शब्द, ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से इस समास में कि जो संख्यावाची शब्द हैं, जैसे 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 ये छोड़ने आपको देखना है 20 30 40 50 60 70 80 90 100 यहां तक। तो संख्यावाची शब्द 1 से 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनको छोड़कर, ये चीज छोड़नी है, 1 से 10 तक छोड़नी है, और 20 से लेकर के अर्थात 20 30 40, 20 के नहीं, 20 को छोड़ना है, 30 को छोड़ना है, 40 को, 50 को, 60 70 80 90 100, इन चीजों को छोड़कर, 1 से 10 को छोड़कर, और 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनको छोड़कर जो शेष संख्यावाची जो अंक हैं उनमें द्वंद्व समास पाया जाता है। देखिए उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं, उससे पहले देखते हैं विद्यार्थियों द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं। उन तीनों भेदों को जो हमने उसकी जो परिभाषा पढ़ी थी, उसके जो लक्षण पढ़े थे द्वंद्व समास के, कि दोनों ही समानार्थक हो सकते हैं, एक सार्थक हो सकता है, निरर्थक हो सकता है, संख्यावाची शब्द किस प्रकार से आते हैं, तो इस प्रकार इस आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं। यहाँ पहला भेद जो होता है इतरेतर द्वंद्व। देखिए विद्यार्थियों, कभी भी आपको हिंदी में इस प्रकार की समस्या आती है कि अजीब सा कोई उसका रूप लगता है, शब्द लगता है, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके आधार पर हम चलने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सी चीजें उस शीर्षक से ही हम समझ सकते हैं। इतरेतर, इतरेतर का जो हम संधि विच्छेद करेंगे, इतर प्लस इतर, इतर पितर, इतर प्लस इतर, यानी कि दोनों तरफ के इतर, यानी कि एक तरफ का दूसरे तरफ का, ये दोनों ही प्रकार के जो शब्द हैं वो कैसे होते हैं, प्रमुख होते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय का इसमें लोप हो जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का इसमें लोप हो जाता है। दोनों ही, इतरेतर का मतलब होता है दोनों ही तरफ की जो शब्द हैं वो प्रमुख होते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं माता पिता, समास का विग्रह क्या होगा, माता और पिता। देश विदेश, देश और विदेश। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यहां देखिए बहुत अच्छा है, एक उदाहरण 25 का उदाहरण आता है। तो वहां जो संख्यावाची शब्द हमने पढ़े थे कि 1 से 10 को छोड़ना है, 20 30 40 50 60 70 80 90 इनको छोड़ना है, तो ये तो छूटा ही नहीं था, इसलिए ये जो शब्द है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका जब हम समास का जो विग्रह करेंगे 5 और 20, 5 और 20 ये उदाहरण है विद्यार्थियों उस द्वंद्व समास का। इसी प्रकार से 31, 1 और 30 दोनों ही प्रमुख हैं,
दोनों ही प्रधान हैं, लेकिन उस संख्यावाची शब्द में भी आप ऐसा नहीं करें कि संख्यावाची शब्द देखते ही उस संख्यावाची पर निर्धारित जो द्विगु समास है उसका उदाहरण आप लें, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 25, 31, 1 और 30, इसी प्रकार से हुक्का पानी, हुक्का पानी, हुक्का और पानी। तो विद्यार्थियों, ये द्वंद्व समास का पहला भेद हुआ। इतरेतर द्वंद्व, जिसमें दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, और यहाँ पर आपने देखा जो संख्यावाची शब्द के रूप में इसमें आया है कि 1 से 10 को छोड़ दें संख्यावाची अंकों में, और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 को छोड़ करके जो भी शेष बचते हैं अंक, उनमें क्या होता है, द्वंद्व समास मिलता है। तो यहाँ इसका जो विग्रह करेंगे तो 25 का 5 और 20 इस प्रकार से होने वाला है। दूसरा भेद पढ़ेंगे विद्यार्थियों इस द्वंद्व समास का। जब आप तीनों भेद पढ़ लोगे तो अच्छी तरह से द्वंद्व समास आपकी समझ में आ जाएगा। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। यहां विद्यार्थियों दोनों पद एक ही अर्थ के वाची होते हैं। दोनों पदों का जो पूर्व पद है, उत्तर पद है, उन दोनों पदों का जो अर्थ होता है वो समान भाव देने वाला है, समानवाचक होता है, एक ही अर्थ के वाची होते हैं। दोनों का जो अर्थ निकलता है विद्यार्थियों वो मिलता जुलता अर्थ यहाँ पर निकलता है। इनका विग्रह हम लगाकर करते हैं आदि शब्द, आदि लगाकर इनका विग्रह हम करते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। अब यहाँ पर कूड़ा और करकट नहीं करेंगे, यहाँ पर समाहार यानी कि एक साथ जैसे अर्थवाची जो शब्द हैं यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, और इसका जो विग्रह होगा विद्यार्थियों आदि लगाकर होगा, कूड़ा करकट आदि, इस प्रकार से होगा। दूसरा उदाहरण है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि। इसी प्रकार से दाल रोटी, दाल रोटी आदि, धन दौलत आदि, बाल बच्चा आदि। तो इस प्रकार से ये समाहार द्वंद्व होता है। अब जो तीसरा भेद होता है द्वंद्व समास का वो इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं हम विपरीतार्थक द्वंद्व, और इसका दूसरा नाम भी है विकल्पात्मक द्वंद्व। विपरीतार्थक का मतलब होता है दोनों पद प्राय विपरीत अर्थ वाले होते हैं या विकल्प वाले होते हैं। दोनों विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं, विलोम जैसे दिखाई देते हैं। और इनका जो विग्रह करेंगे विद्यार्थियों अथवा या लगा करके करते हैं, जैसे पाप पुण्य। अब यहाँ पर दोनों पाप का जो विलोम होता है विपरीतार्थक होता है, पुण्य होता है। तो इस प्रकार से हम इनका पाप अथवा पुण्य, पाप या पुण्य, या ये कह सकते हैं पाप अथवा पुण्य। ये विकल्पात्मक, दोनों विकल्प में से चुनना है इसको, और दोनों ही प्रधान है यहाँ पर, और दोनों कैसे हैं, विपरीत अर्थ देने वाले हैं। और जीवन मरण, जीवन या मरण, और अथवा या ले उन्नतावनत। देखिए उन्नतावनत, उन्नत या अवनत, उन्नत या अवनत। और देखते हैं विद्यार्थियों शीता तप, शीत या आतप यानी कि गर्मी, सर्दी या गर्मी जिसको कह सकते हैं शीत या आतप। चराचर, चर या अचर। इस प्रकार से विद्यार्थियों या लग करके अथवा लग करके ये भेद बनते हैं। तो विद्यार्थियों 3 भेद पढ़े हमने जो कि द्वंद्व समास के हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व
और तीसरा है विकल्पात्मक या विपरीतार्थक द्वंद्व। यहाँ एक विशेषता और द्वंद्व समास की मिलती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो ये है कि द्वंद्व समास में ही दो पद संख्यावाची भी होते हैं। दो जो शब्द होते हैं वो संख्यावाची भी होते हैं। वैसे संख्यावाची शब्द होना पहचान है द्विगु समास की, जो हम आगे पढ़ेंगे द्विगु को। तो यहाँ पर द्वंद्व समास में ही संख्यावाची शब्द हो सकते हैं और इनका विग्रह से या तक लगाकर करते हैं, जैसे 5 7 और बीच में डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। 5 से 7 तक हम व्यावहारिक जो बोलचाल है, उच्चारण उसमें कह देते हैं कि 5 7, तो 5 से 7 तक। इसी प्रकार से 15 20, 15 से 20 तक। एक विशेष नियम है इसमें कि यहाँ आप संख्यावाची शब्द देखें तो इस प्रकार से नहीं रहे कि इसमें द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है। तो इस प्रकार से यहाँ 10 12, 10 से 12 तक। तो विद्यार्थियों, द्वंद्व में आपको विश्वास है समझ में आया होगा। अब बेभाव समास और द्वंद्व समास दोनों के बारे में हमने पढ़ा। इनको बार बार सुने, इनका अभ्यास करें और अगले जो समास के रूप में है वो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को लेकर के अगले वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपको हिंदी परिवार की ऑनलाइन जो पाठशाला चल रही है उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें और दूर दूर तक इस चीज को पहुंचाने का श्रम करें, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका एकदम अच्छा होना चाहिए और किसी भी प्रकार से व्याकरणिक टिप्पणियों में, उनसे संबंधित प्रश्नों में आप किसी प्रकार की गलती नहीं करें, अच्छे नंबर आपके आए। मिलते हैं अगले समासों के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।